हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 34 करने वाले हैं और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर के जो 45th बीपीएससी से लेके 66th बीपीएससी तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं पॉलिटी के, उन सारे सवालों को आज की वीडियोज़ में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली ये जो हमारा पॉलिटी है इसका हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में पूरा सवाल हो नहीं पाएगा। लेकिन इन तीनों पार्ट को करने के बाद आपका पॉलिटी से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में, वो सारे सवालों को आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से अगर आप इन तीनों वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ उस तरह से, तो आपके सारे सवाल बनेंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम का हो। ओके, और अभी तक हम लोगों ने इस 45 डे सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और साइंस का जो मैंने बोला था वो हम लोगों ने साइंस को भी अभी कंप्लीट कर दिया। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक को कवर कर दिया है। अब हम पॉलिटी को कवर करेंगे 3 वीडियोस में, और उसके बाद हमारा जो भी ज्योग्राफी है और जो इकोनॉमी है और बिहार स्पेशल है उसको कवर करेंगे। और ये 45 डे सीरीज का पार्ट है, तो अभी हमारा वीडियोस और भी आएगा। 45 डेज में नहीं कवर होगा तो हम और भी वीडियो की संख्या बढ़ा देंगे। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत टाइम है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ओके, अब देखिए जो हम लोग आज पॉलिटी में करने वाले हैं, पहला सवाल, Which one of the following characteristic is not true for unitary form of government? कह रहा है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ, देखिए मैंने बताया कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। ओके, जैसे गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं, सरकार की तो अलग अलग मतलब कहने का स्वरूप होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पावर सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग। अब यूनिटरी फॉर्म में कह रहा है कि एकात्मक स्वरूप में, तो कह दिया मतलब क्या हुआ कि एक सेंटर ही सब कुछ होगा, सेंटर जो केंद्र है वो सब कुछ होगा, सब पावर उसके पास ही होगा, ज्यादा पावर का डिवीजन नहीं होगा, वो सब कुछ वही काम करेगा। अब देखिए अगर एक हाथ में सत्ता रहती है तो डिसीजन भी वो जबरदस्त तरीके से लेगी, सही बात है, स्विफ्ट डिसीजन। फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल भी होगी, अब वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, अब एकात्मक सरकार, अगर मान लेते हैं कि सरकारें चल रही है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर ही सब कुछ है, तो हर जगह रूल्स भी आप देखिए को उसकी जितनी भी लॉज हैं वो लॉज में भी आपको एक यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी। लेकिन आइडियल फॉर लार्ज कंट्री, क्या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आइडियल फॉर लार्ज कंट्री, क्या बड़े कंट्रीज के लिए, देश के लिए क्या वो एक आदर्श है? नहीं। अगर बड़ा देश है तो वहां पे भाई सेंटर से सब कुछ कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। बहुत बड़ा देश है, जैसे इंडिया की बात कर ले, इंडिया में अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा तो यहाँ पे सेंटर बैठा हुआ है, इधर साउथ देख लीजिए, इधर नॉर्थ देख लीजिए, जितना बड़ा है उसको कंट्रोल कर पाना सही तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा। ओके, तो बड़े बड़े गवर्नमेंट में या बड़े बड़े कंट्रीज के लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर हमको लगाना पड़ेगा, जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। मैं आपको ऑलरेडी में पढ़ाया हूं, मैं आपको पूरा पॉलिटी के लगभग जितने भी टॉपिक हैं आपके लक्ष्मीकांत के अंदर जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे टॉपिक को कवर करवाया है। आपको लिंक मिल जाएगा, आपको ऊपर में अभी आपको दिख रहा होगा लिंक, वहां पे आप जाके क्लिक करिए, पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो आप जाकर वहां पे देख सकते हैं, और आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अब मैं उनको वीडियो को देखूं। आप वीडियोस को स्पीड करके भी देख सकते हैं अगर अच्छे तरीके से पॉलिटी को पढ़ना है तो। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो आइडियल फॉर लार्ज कंट्री नहीं होगा, मीन्स ये गलत है। तो वही तो पूछ रहा है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन गलत है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक यूनिटरी स्टेट है जहां पे मतलब एक स्टेट को एक सिंगल इंटाइटी के द्वारा चलाया जाता है, मीन्स एक केंद्र में जो बैठा एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट आर सक्सेसफुल इन टेकिंग स्विफ्ट डिसीजन, क्योंकि देखिए उसमें कम लोग हैं ना, उसमें कम लोग कंट्रोल कर रहे हैं पूरे देश को, तो जल्दी से कोई भी निर्णय को लिया जा सकता है। ओके, पावर सेंट्रलाइज होता है और कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। जैसे कि अगर हम फेडरल स्टेट की बात करेंगे, फेडरल मीन्स क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर से स्टेट के बीच में बैठेगा पावर। ठीक है, स्टेट से पंचायती राज व्यवस्था देख सकते हैं इंडिया में इस तरह से, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है फेडरल स्टेट। लेकिन हमारे भारत में फेडरल भी है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया कौन सा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लक्षण है, कौन सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल का स्ट्रक्चर का लक्षण है। जैसे कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, हमारे यहाँ केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, तो वो क्या है, वो उसका यूनिटरी
अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन फेडरल स्टेट में क्या हम बात करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर में बात क्या करेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री है, स्टेट केंद्र के लिए प्रधानमंत्री है। तो आप देख सकते हैं तो लॉ और यूनिफॉर्म फॉर ऑल पार्ट, ये कह रहा है कि अगर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो जो लॉ है वो सारे पार्ट के लिए यूनिफॉर्म होगा। यूनिटरी सिस्टम इज नॉट आइडियल फॉर अ लार्ज कंट्री, सेम चीज मैंने बताया नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होगा ऑर्डर्स को मेंटेन करना, क्योंकि एरिया ज्यादा बड़ा होगा, सेंट्रल अथॉरिटी से नहीं हो पाएगा। जैसे कि मुगल का जो हाल हुआ, मुगल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पूरे जो सदर्न स्टेट को, ठीक है, तो प्रॉब्लम हुआ ना कहीं विघटन हुआ ना, तो ये सारे लक्षण होते हैं। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, मींस कि अगर सेंटर से नीचे मतलब कि दूर जाते जाएंगे मतलब नीचे, तो पावर कमते जाएगा सेंट्रल अथॉरिटी का। ये हुआ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लक्षण। ओके, सवाल नंबर 2 की ओर चलेंगे। Which one of the following constitutional remedies is also known as postmortem? कौन सा संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम कहते हैं? देखिए, अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, तो आर्टिकल 26 सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करता है कि वो रिट जारी कर सकता है, एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू करता है रिट। ओके, रिट कब इशू होगा? जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो, जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, तो उसके लिए रिट जारी किया जाता है। आर्टिकल 226, अगर मैं लिख दूं यहां पे, एक सेकेंड, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू करता है, एंड आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। ये मैं ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये 45 डे सीरीज में भी मैं पढ़ा चुका हूं सारी चीजों को, ठीक है, सारे सवाल आपको लगेंगे पुराने। ओके, तो कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम, इसमें पांच जो रिट जारी करता है, कौन कौन? प्रोविजन, ठीक है, मैंडेमस, सर्टियरी, क्वा वारंटो, ठीक है, प्रोविजन, मैंडेमस, सर्टियरी, क्वा वारंटो और एक हैबियस कॉर्पस हो गया। तो ये जो आपके 5 रीट हैं, इनमें से किस रीट को पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाता है? पोस्टमार्टम मतलब काम खत्म हो गया, फिर बाद में रिव्यू करिए, उसी चीज को पोस्टमार्टम बोलेंगे। मींस रिव्यू करना किस आपके रेमेडीज में देखने को मिलता है? देखिए, प्रोविजन की बात करेंगे तो ये सीधे निषेध करता है, ऑर्डर स्टे कर देता है। कोई भी अगर हाई सुपेरियर कोर्ट, ठीक है, सुपेरियर कोर्ट अपने इन्फेरियर कोर्ट, अपने नीचे वाले कोर्ट पे, लोअर कोर्ट पे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी उसके जुडिक्शन से बाहर काम कर रहा है या कुछ उसके जुडिक्शन में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, तो स्टे लगाता है, प्रोविजन लगा देगा कि नहीं, तुम वो काम नहीं करोगे, तुम्हारे वो न्याय क्षेत्र के अंदर नहीं है। ओके, तो क्या हो गया ये कि उस पर स्टॉप लगा दिया, ये प्रोविजन कर दिया। तो इसमें कुछ किसी तरह का रिव्यूज की बात आ रहा नहीं। मैंडेमस का मतलब होता है भैया परम आदेश, हम आदेश देते हैं। बी कमांड मींस कमांड किसको देंगे? जो हमसे नीचे रहेगा उसी को कमांड देंगे ना। अगर हम अपने ऊपर से वाला कमांड देंगे तो एक दो स्लैप लगा देगा हम ही को, ठीक है, तो अपने से नीचे वाले को हमेशा कमांड दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, रियल लाइफ में भी तो कमांड यहां पे भी सुपेरियर कोर्ट जो है इन्फेरियर कोर्ट को देगा, या कोई भी बॉडीज को देगा, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ओके, तो परमादेश मींस कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की संस्था है या कोई भी कोर्ट है, वो अपने जुडिक्शंस के अंदर चीजें आ रही हैं और उनके ड्यूटीज में है, वो काम नहीं कर रही है, और उस काम के नहीं करने की वजह से किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है, तो वो मैंडेमस कर देगा, रिट जारी, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा मैंडेमस कि भाई हम तुमको आदेश देते हैं कि वो तुम काम करो, परफॉर्म करो अपने ड्यूटीज को, वो हो गया मैंडेमस। अब हम सर्टियरी की बात करेंगे, उत्प्रेषण की बात करेंगे। देखिए, ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो पोस्टमार्टम के रूप में काम करता है। ओके, अब सर्टियरी मींस होता है टू बी सर्टिफाइड। मैं आपको यहां पे दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए, सर्टियरी मींस होता है टू बी सर्टिफाइड, देख सकते हैं, मींस की कोई भी हाई कोर्ट, जैसे कि नीचे वाले कोर्ट ने किसी भी तरह का डिसीजन दे दिया या किसी भी तरह का, अब ये डिसीजन से किसी को कुछ हानि पहुंचा है, वो कह रहा है नहीं ये डिसीजन गलत दे दिया है। अब वो डिसीजन चेक हो, डिसीजन दिया वो वैलिड है नहीं है, उसके न्याय क्षेत्र में है नहीं है, मतलब सब कुछ चेक करेगा, रिव्यूज करने का काम करेगा ऊपर वाला कोर्ट। और इस तरह के जो रिट होता है उसको बोलते हैं सर्टियरी। तो एक तरह से पोस्टमार्टम ही कर रहा है ना उस चीज का, कैसे मरा, क्या हुआ, तो ये हमारा हो गया सर्टियरी को बोलते हैं पोस्टमार्टम। को बहुत जगह आंसर इसका देखेंगे क्वा वारंटो दिया है वो गलत है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, अंडर व्हाट ऑथोरिटी। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है या नहीं इसकी बात नहीं करेंगे, ये कोई भी सीट पे बैठा है
और उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो किसी भी गलत तरीके से वो उस पर बैठ गया है या उस पोस्ट को हासिल कर लिया है और वो इस तरह से किसी कोई भी पता चले कि नहीं इस तरह से काम नहीं किया है, तो उस पर क्वा वारंटो लगेगा कि आप किस अथॉरिटी से इस काम को कर रहे हैं या किस अथॉरिटी से इस सीट पे बैठे हैं, वो होता है क्वा वारंटो। हो गया। अब हमारा हैबियस कॉर्पस, इसको बोलते हैं बंदी को प्रत्यक्षीकरण को, मैं बंदी को प्रत्यक्ष रूप से पेश करो मजिस्ट्रेट के सामने। टू हैव अ बॉडी, किसी भी आदमी को अगर आपने डिटेन कर लिया है, आपने नहीं मीन्स की अगर सरकार ने डिटेन कर लिया है, पुलिस ने डिटेन किया है, तो अगर आपने इसको डिटेन किया तो क्या आपके पास वारंट था, क्या आपने सही लीगल रूप से किया है, नहीं किया है, उसको आपको पेश करना है बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा होता है हैबियस कॉर्पस। ऐसा नहीं किसी को बंद कर जाकर जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकता है। और ओके, तो हमारे यहां तक आपको समझ में आ गया। हम चलेंगे सवाल नंबर, तो आज से अगर इन रीड से कभी भी सवाल आ जाए कोई भी एग्जाम में तो आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं आता है। ओके, और भी हम आगे पढ़ेंगे तभी और मैं आपको रीड के बारे में बताऊंगा कि रीड के अंदर क्या क्या चीजें होता है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया है। व्हाट इज द वर्जन ऑफ द मशीन वीवीपैट यूज्ड फॉर द वोटिंग इन इंडिया। देखिए वीवीपैट क्या होता है ना, जब ईवीएम मशीन पे आप प्रेस करिएगा ना, तो आपने जिसको भी वोट दिया ना, एक मशीन होता है, वो बाहर से उस पर एक ग्लास लगा रहता है, अंदर से उसके रसीद जैसा एक छोटा सा पर्ची निकलेगा कि अच्छा आपने इस चिन्ह को दबाया तो उसमें वो चिन्ह बन जाए कि हाँ आपने अगर वोट सही दिया तो सर्टिफाइड मींस के सर्टिफाई कर पाते हैं, चेक करते हैं कि हाँ हमने वोट दिया उसी वाला तो प्रिंट आउट हुआ है ना। और ये पूरा पैक रहता है ग्लास से, और फिर जाके अंदर उस बॉक्स में जाके गिर जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट एक तरह से आप प्रूफ के रूप में। तो ये होता है वीवीपैट, और ये इसका हम लोग जो भारत में इस्तेमाल हो रहा है मतदान के लिए वो M3 हो रहा है। किसका? M3 वर्जन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका। आप फुल फॉर्म याद रखिए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट वोटर ने जो वोट दिया उसको वेरीफाई किया पेपर के माध्यम से, ऑडिट ट्रायल है। ओके, इलेक्शन प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए जो वोट जिसने वोटर दिया वो उसी कैंडिडेट को गया या नहीं गया। ओके, ये लिखा है कि ईवीएम मशीन पे जो भी हमने क्लिक किया उसके बाद एक प्रिंट स्लिप करेगा, उसमें इलेक्शन जो भी कैंडिडेट का नाम रहेगा, उसका सिंबल रहेगा, वो अपने सील्ड बॉक्स में ऑटोमेटिक गिर जाएगा, वो सीधा से बाहर में ग्लास से पैक रहेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम रसीद तो घर ले चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखें। M3 टैप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 4 की ओर। Which of the following Indian state has the largest number of member in the state legislature? यहाँ पे जो बता रहा है, तो ऐसे सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे विधानमंडल में सदस्यों की संख्या तो यूपी में 403 है। ओके, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से इनमें से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वो है हिमाचल प्रदेश। वास्तविक बात है कि हिमाचल ये सब ऐसे भी छोटे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जहां पॉपुलेशन जिस तरह से रहेगा उस अकॉर्डिंग वहां पे विधानसभा की संख्या रहेगी, सीट की संख्या रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 68 सीट। उसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे 60 सीट देखने को मिलेगा, मणिपुर में 60, मेघालय में 60। ओके, अब ये सवाल क्यों पूछा पॉलिटी में, क्योंकि उस समय हो सकता है जो जिस बीपीएससी में ने पूछा सवाल, तो हो सकता है कि उस समय इन सारे जगह पे चुनाव चल रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अभी भी आपके एग्जाम से पहले जहां चुनाव चला तो वहां के कम से कम विधानसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या, इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, इतना अवेयर होना चाहिए आपको। ठीक है, करंट से जोड़ देता है सवाल को। पहला सेशन है तो पहला सेशन थोड़ा आपका लंबा होगा, क्योंकि पहले सेशन में बहुत कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 5 की ओर। ये देख सकते हैं बिहार में सीटों की संख्या कितनी है, 243 है। तो ये आपको याद होना चाहिए आपके बिहार में कितनी है। सवाल नंबर 5 कहता है, इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमंगस द फॉलोइंग कम फर्स्ट। देखिए वरीयता क्रम है, कौन सुपर, जैसे कि सबसे ऊपर में कौन है हमारा भारत में, प्रेसिडेंट है। ठीक है, सबसे ऊपर में कौन हमारा है, प्रेसिडेंट है। देन कौन हमारा आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। देन में कौन आएगा, पीएम। ओके, तो ये देखिए ये एक वरीयता क्रम है, समझ रहे बात को, ये वरीयता क्रम है। तो कह रहा है इसमें सबसे पहले इन जो चारों जो लिस्ट देख रहे हैं ये पांचों, इसमें सबसे पहले कौन आता है चारों में। ठीक है, तो देखिए इन चारों में अगर हम बात करेंगे ना, तो देखिए ये तीनों, ये जो आप देख सकते हैं यूपीएससी का चेयरमैन है, इलेक्शन कमिश्नर है, सीएजी है, ये तीनों का वरीयता क्रम एक है, मतलब एक लेवल पे माना जाता है। ये तीनों को एक लेवल पे माना जाता है, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी सीनियर नहीं माना जाता है, तीनों एक है, समान है।
अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनसे नीचे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लिस्ट, आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा, नेट पे सर्च करेगा मिल जाएगा, ठीक है। छठे नंबर से सीधे हम चलते हैं, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना छठे नंबर पे, मतलब चीफ जस्टिस आते हैं, और लोकसभा का स्पीकर छठे नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पर देख सकते हैं कौन कौन आते हैं, आप देख सकते हैं 7वां के ए में, 8वां देख सकते हैं कौन कौन, 9वां नंबर पे देखिए जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 9वां पर, और 9वां के ए में देखिए चेयरमैन यूपीएससी के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। और ऊपर में सबसे ऊपर में कौन है, प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन पीएम, ओके, देन आपका आ जाएगा जो आपके भूतपूर्व प्रेसिडेंट है वो आ जाएंगे, ओके। तो ये आपके एक वरीयता क्रम है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। हम चलेंगे अब सवाल नंबर 6 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उस सवाल में 55वां सवाल का उत्तर ई था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या सही है, क्या लेजिस्लेचर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जुडिशियरी के प्रति, क्या लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव के प्रति, क्या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जुडिशियरी के प्रति। देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए हमारे 3 पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका, जुडिशियरी न्यायपालिका, और आपका लेजिस्लेचर विधायिका। ये तीनों अपना अपना काम करते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। एंड देखिए ये कहीं ना कहीं इंटर कनेक्टेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे का। अगर ये कोई गलती करेगा तो इसको ये पकड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चेक्स एंड बैलेंस का काम होते रहता है। तो इंडिपेंडेंट तो और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एजुकेटिव जुडिशरी के प्रति है, जुडिशरी अगर हम बात करेंगे जुडिशरी एजुकेटिव के प्रति, इस तरह से चीजें चलते रहते हैं। तो आप ये ध्यान सकते हैं यहाँ पे नन ऑफ द एबव इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। यहाँ पे लिखा पार्लियामेंट के पास सारे पावर होते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एजुकेटिव एंड द लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट। एजुकेटिव और लेजिस्लेचर क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल एक डिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उन दोनों मिलकर ही काम करते हैं। अगर लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एजुकेटिव को, ओके, उसी तरह से एजुकेटिव भी कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर को। एंड द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेचर इज चेक्ड बाय द जुडिशरी। अगर पूरे लेजिस्लेचर अपने पावर का मिसयूज कर रहा है तो उसको चेक करेगा जुडिशरी करेगा, और लेजिस्लेचर जो रिस्पॉन्सिबल होता है जुडिशरी के प्रति, ओके। इस बात को ध्यान रखिए। तो इसलिए इसका उत्तर एक से दो ज्यादा उत्तर आपको देखने को मिल रहे हैं, नन ऑफ द राइट आंसर, ओके। सवाल नंबर 7 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज। देखिए पंचायती राज सिस्टम के अंदर क्या बना, तो ग्राम पंचायत बना। सबसे सिंपल सवाल था ये, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए पंचायती राज सिस्टम में थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, ओके। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी बोला, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात किया, ओके। अशोक मेहता कमेटी, ये सारे कमेटीज जो हैं आपके पंचायती राज व्यवस्था से मिले हुए, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी की अगर हम बात करेंगे, ओके, तो न्याय पंचायत की बात किया, ठीक है, न्याय पंचायत की बात किया, ओके। तो ये आप देख सकते हैं जी के राव कमेटी 1985 में आया, एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में आया। तो सारे कमिटीज विद डेट आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब विद ईयर। ये पूछा है सवाल बीपीएससी ने और पूछेगा भी, तो इसको आपको याद ही रखना। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया, अशोक मेहता कब आया, तो ये बहुत सिंपल है। बलवंत राय मेहता कमेटी आएगा 57 में, फिर 20 साल बाद अशोक मेहता, फिर जी बी के राव 85 में, फिर एलएम सिंघवी 86 में। सिंपल, सब कम से कम नाम याद रखना है, ठीक है। ये देखिए BAGL, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। ये हमारा हो गया GV के राव कमेटी, LMC में। बस हमको नाम थोड़ी लिखना, थोड़ी वहां पे आपको इतना याद रहेगा, 57, 77, 85, 86, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। हम चलेंगे सवाल नंबर, अब देख सकते हैं कि ऊपर में देखिए जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल का होता है, एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। ग्राम के बीच में जो विलेज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोनों के बीच में अगर एक इंटर लिंकिंग का काम करेगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, तो कौन करेगा, पंचायत समिति काम करेंगे। अब देखिए अब गांव में चुनाव होता होगा, अभी चल रहा था पंचायत चुनाव, तो उसमें जब पंचायत समिति होते हैं जो आप देखते पंचायत, तो आप पंचायत समिति के सदस्य का वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि पंचायत, क्योंकि हर पंचायत से पंचायत समिति चुना के आती है और वो ब्लॉक में बैठती है। फिर देखिए ब्लॉक में आप देखिए प्रमुख चुनाता है, प्रमुख बनता है, तो वो सब होते हैं। तो पंचायत समिति जो होता है, जैसे कि कितने पंचायत समिति होंगे, 534 प्रखंड, तो 534 पंचायत समिति होंगे,
ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पंचायत समिति के सदस्य की संख्या ज्यादा होगी, एक पंचायत में दो दो पंचायत समितियां होती हैं, मतलब पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 8 की ओर। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। देखिए, अगर बातें भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ, बेसिकली अगर बात करेंगे भारतीय राजाओं का भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात, तो वो 1956 में हुआ। देखिए, इसके लिए पहले एक धैर्य कमेटी, देखिए जैसे ही आजाद हुआ उसके बाद भाषा को लेके कि हम ये भाषा बोलते थे, हमारे लिए अलग राज्य बना दो, अलग राज्य बना दो, बहुत जबरदस्त रूप तरीके से। सबसे पहले बात ये आंध्र प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश वाला एरिया में तेलुगु को लेके हुआ जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो यहां पर इतना ज्यादा विरोध हुआ, इतना ज्यादा यहाँ पे मतलब इसके लिए मतलब प्रॉब्लम हुआ कि उसके लिए फिर एक कमीशन बताया, धैर्य कमीशन बताया, और इसने बोला कि देखो भाषा के आधार पर गठन कर पाना राज्यों का मुश्किल होगा, तो बहुत सारे राज्य गठन हो जाएंगे, अलग अलग बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक प्रशासनिक आधार पर बांटे तो अच्छा, और लोगों का गुस्सा हुआ तो एक का मृत्यु भी हो गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उनका नाम था श्री रामल्लू पोटी, ठीक है, इनका नाम पोटी ये करके नाम था। इनका एक मृत्यु हो गया था, तो फिर बाद में धड़धड़ में मतलब बहुत जल्दी में करने में 1953 में आंध्र प्रदेश को एक राज्य के रूप में गठित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी इसका पुनर्गठन नहीं होता है, ओके। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया ने एक कमेटी बनाया 1948 में, ठीक है, इसने भी भाषा के आधार को ठुकरा दिया। तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, जो फजल अली जो सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से जस्टिस थे, ओके, रिटायर्ड थे, तो उनके अध्यक्षता में के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंगरी, इन तीनों ने मिलकर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का रिपोर्ट पेश किया। उसी के आधार पर 1956 में बना गया तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, भाषा पुनर्गठन अधिनियम आया, और उसके आधार पे भाषाओं का मतलब राज्यों का गठन होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 60 में देखिए बॉम्बे बना, बॉम्बे से अलग होके, बॉम्बे प्रांत से अलग होके महाराष्ट्र गुजरात बना, गुजरात बोलने वाले गुजराती, मराठी बोलने वाले मराठी महाराष्ट्र। फिर 1963 में नागालैंड को असम से हटाया गया, बाहर मतलब कहने का मतलब एक नया राज्य बनाया गया। 66 में देख सकते हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब स्टेट से अलग किया गया। 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बने। 75 में सिक्किम को भारत का मतलब एक राज्य के रूप में हुआ, ठीक है, 36 संशोधन आपको पता होना चाहिए। 1987 में गोवा बना, अरुणाचल प्रदेश बना। तो ये सारे आपको क्रोनोलॉजी एक तरह से देखने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो आंसर हमारा 56 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको डिस्कशन किया है, आपके पॉलिटी वाला वीडियो में देख लीजिएगा। सवाल नंबर 9 कहता है कि ए जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। एक जज सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो वो किसको रिजाइनेशन देगा? जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज है जो रिजाइनेशन देगा किसको? प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उसको चुने हैं, जिसको चुने हैं प्रेसिडेंट ही उसको चुने हैं, तो प्रेसिडेंट को ही रिजाइनेशन वो देगा, इस बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। 124 से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, सिंपल है, यहां से स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए आर्टिकल 52 से 151 क्या कहता है? यूनियन की बात करता है ना, सॉरी हाँ, 52 से 151 हमारा पार्ट 5 यूनियन है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, देखिए 79 से बात कर लेते हैं। 79 से अगर हम देखेंगे 123 तक, तो ये सब क्या हमारा है? ये सब पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, ओके। 79 में हमारा देखते हैं कि संसद है, मीन संसद का गठन होगा, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा से 81 में। तो उसके बाद 124 स्टार्ट होता है, उसमें है सुप्रीम कोर्ट का गठन। आप सुप्रीम कोर्ट का गठन करते हैं तो उनके जो है उनके लिए सैलरी, जो ब्लू में मैंने यहाँ पे किया वो रटा होना चाहिए। 126 कहता है कि एक्टिंग, जैसे हमारा चीफ जस्टिस बीमार रहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीमार रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो एक कार्यवाहक सीजीआई नियुक्त करने का प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो आर्टिकल 126 के तहत, ठीक है। 129 सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा है, एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे देगा तो फिर बाद में उसी तरह का अगर केस आए तो सुप्रीम कोर्ट उसी को प्रूफ के रूप में काम करेगा। ये देखो इस तरह मैंने डिसीजन दिया था इस केस के ऊपर, तो इसको ये सजा मिला, तो इसके अकॉर्डिंग इसको ये सजा मिला, तो एज ए प्रूफ की रिकॉर्ड में, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 129। 130 सुप्रीम कोर्ट बैठती कहां पे? बेंच के बारे में 130 में है। 131 से ओरिजिनल डिस्ट्रक्शन, जैसे कि कितने फेडरल डिस्प्यूट, दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो जाए, केंद्र राज्य के बीच में झगड़ा हो जाए, ओके, तो वो सारे क्या होते हैं? फेडरल डिस्प्यूट कहलाते हैं, ठीक है, फेडरल डिस्प्यूट कहलाते हैं। इस पे केवल सुप्रीम कोर्ट का ही
अधिकार है कि इस पे फैसला दे सकता है, ना कि हाई कोर्ट। इसको बोलते हैं मूल अधिकार, इसकी मूल न्याय क्षेत्र है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, आर्टिकल 132 है अपीलिएट जुडिक्शंस, मींस अगर हम लोग हाईएस्ट अपेलेट अथॉरिटी की बात करते हैं तो कौन है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ये है कि कोई अपील करना है हमको कोई केस को लेके, तो उसके लिए 132 आर्टिकल है, 133 में फिर वही है कि अपीलिएट करना सिविल केस के लिए, 134 में अपीलिएट करना क्रिमिनल केस के लिए। अब देखिए 136 कहता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी चीज को अपील करना है, ओके, तो उसके लिए आपको स्पेशल लीव पिटीशन लेना पड़ेगा, तभी आप वहां पे अपील कर पाएंगे, पास होगा तो। 141 कहता है कि कोई भी लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। 140 पता है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कभी कभी कंसल्ट कर सकता है। यहां तक समझ में आ गया, तो जो जो ब्लू मैंने किया उसको आप लोग कम से कम याद कर लीजिए, रट जाइए, ठीक है। सवाल नंबर चलेंगे 10 की ओर। ओके, सवाल नंबर 10 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 124 के आर्टिकल 124 से क्लॉज 2 में कहता है कि जज उसका सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को रेजनेशन अपना सौंपेगी। सवाल नंबर 10 की ओर चलेंगे, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। देखिए बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन काका साहब कलेकर के अध्यक्षता में बना था, और इन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया था, इन्होंने रिपोर्ट में बोला था कि जितने भी महिलाएं वो सारे बैकवर्ड से, महिलाओं को उन्होंने बैकवर्ड की श्रेणी में रखा था। एक कवि थे वो, ठीक है, गुजरात में थे, एक कवि थे, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने महिलाओं को मतलब पिछड़ा बताया। ओके, तो इनका वो सही तरीके से नहीं चला, फिर बाद में बीपी मंडल कमेटी आएगा 1979 80 में, तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो था वो आपका काका साहब कलेकर में। अब देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति जो आयोग है 338 नंबर आर्टिकल में है, अभी विजय संपला इनके चेयरमैन है। इन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का ए में है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338 के बी में है, जो डॉक्टर भगवान लाल साहनी अभी इनके चेयरमैन है। तो ये मैंने तीनों आर्टिकल्स बताया, आप तीनों आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ठीक है, तीनों आर्टिकल्स याद होने चाहिए। पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास से पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था, फिर बाद में संशोधन होता है, तो जो उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एक तरह का संवैधानिक बॉडी बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन काका साहब कलेकर के, फिर सेकंड वाला बीपी मंडल, ओके, और उसके बाद देखते हैं इंदिरा साहनी वाला केस आता है। ओके, तो बोलता है बैकवर्ड क्लास के लिए एक परमानेंट बॉडी बनाओ, ठीक है। आर्टिकल 340 कहता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। फिर कहता है कि प्रीवियसली जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था एक तरह का वैधानिक संस्था था और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में आता था, लेकिन 102वां संविधान संशोधन होता है और इसको एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये मैंने जितना ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम चलेंगे सवाल नंबर 11 की ओर। ओके, थोड़ा आप जल्दी निकलेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हमारा ऑलरेडी इस वीडियोस में हो चुका है। द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, हमारा गवर्नर ऑफ स्टेट करेगा। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन का करेगा कौन, प्रेसिडेंट, उसी तरह से हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन करेगा, गवर्नर। कौन करेगा, गवर्नर। उसी तरह से ज्वाइंट पब्लिक सर्विस के दो से अधिक राज्यों के लिए एक सर्विस कमीशन बनेगा, उसका करेगा प्रेसिडेंट। लेकिन ये सब रिजाइनेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। ये भूलिएगा मत, अगर गवर्नर ने उसको अपॉइंट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर को ही वो अपना इस्तीफा देगा, ये कभी मत भूलो, ठीक है, हमेशा प्रेसिडेंट को देगा। तो हमारा हो गया कंप्लीट। यहां देख सकते हैं आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसकी बात करता है। सवाल नंबर 12 की बात करेंगे, इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस। देखिए लोकसभा के अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 साल। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अब देखिए राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, सिंपल है। अब देखिए इसके लिए कुछ आर्टिकल से आपको देखने पड़ेंगे, देखते हैं। यहाँ लिखा कि आर्टिकल 152 आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक के जो हमारा संविधान का है वो गवर्नर के बारे में बात करता है, गवर्नर के सारे प्रोविजंस के बारे में बात करता है। कम से कम 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए एक गवर्नर बनने के लिए, और कोई भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। 153 कहता है गवर्नर होगा, जैसे 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को कुछ शक्ति दो, मींस कि एग्जीक्यूटिव हेड बनाओ। पूरी तरह से यहां भी कहता है कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड बनाओ। तो गवर्नर का डबल रोल रहता है, एक तो एग्जीक्यूटिव हेड रहता है स्टेट का, ठीक है, नॉमिनल मानिए जो भी मानिए, और एक तरह से एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का एक तरह से एजेंट के रूप में काम करता है, तो डबल रोल होता है। 155 है
गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट के बारे में कहता है कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। 56 में कब तक वो रहेगा, 57 में क्वालिफिकेशंस है। ओके, अब देखिए 159 क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ की बात करेगा राज्यपालों की। उसी तरह से आर्टिकल 60 क्या कहता है, शपथ की बात करता है राज्यपाल, मतलब हमारा प्रेसिडेंट का। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां तक हम आगे चलेंगे। हाँ, 161 में इस तरह से वो क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल के पास। आर्टिकल 72 में हमारे प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्ति है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, राज्यपाल को के मतलब सहायता के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ओके, उसके बाद 165 में एडवोकेट जनरल की बात करेगा। आर्टिकल 76 क्या करेगा, हमारा अटॉर्नी जनरल की बात करेगा। तो आप कहीं ना कहीं एक आप देखिए 89 जो लिया था, सब आर्टिकल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा कुछ आर्टिकल्स था जो मैंने आपको बता दिया। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा, पढ़िए एक बार कि आपको हमेशा काम दे। अब देखिए पहले था कि एक राज्य के लिए एक ही गवर्नर होंगे, लेकिन अब होगा कि एक गवर्नर को दो दो राज्य के लिए गवर्नर बना सकते हैं एक आदमी को, या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो वो 7वां संविधान संशोधन आया 1956, उसके बाद ये सारा काम होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 14 कहता है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड केसेस इन द शेड्यूल्ड कास्ट हो गया इन द लोकसभा। ठीक है, अनुसूचित जाति मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो एससी होते हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा में, लोकसभा के सीट में, लोकसभा में। तो वो आर्टिकल 330 की बात कर रहा है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को आरक्षण दो। सही बात है। आर्टिकल 331 क्या कहता है कि एंग्लो इंडियन को आरक्षण दो लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में पहले किसको मिला, एससी एसटी को, फिर किसको मिला, आपके एंग्लो इंडियन को। उसी तरह से आर्टिकल 332 कहता है कि राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण दो एससी एसटी को। फिर उसी तरह 333 कहता है कि राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण दो। ओके, फिर आर्टिकल 334 कहता है कि रिजर्वेशन जो हो है ये हमारा संविधान बनने से जब बना उसके बाद 70 साल तक लागू रहेगा। अभी 70 साल हुआ नहीं है। अब देखिए, तो अभी जो बहुत ज्यादा आपको होता है कि एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एंग्लो इंडियन को जो सीट था, 2 गो रिजर्व था आपका लोकसभा के अंदर, वो कौन से संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 552 सीट तो अधिकतम थे, तो अब तो सीटों की संख्या 550 हो जाएगी। आपको यही लग रहा होगा ना कि दो तो एंग्लो इंडियन खत्म हो गए। ओके, तो देखिए ये सीधा सीधे आर्टिकल 334 में आगे पूरा पढ़िए तो डिटेल में लिखा हुआ है कि जब तक के नेक्स्ट इलेक्शन ना हो जाए, जब तक के ये जो आपका लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो जाए, जब तक के कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इन सीटों पे। जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर आपके अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो जाएगी। ठीक, इस बात ध्यान रखिए। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ऐसा लिख दिया कि आफ्टर 104, बहुत सारे एग्जाम में पूछा सवाल कि आफ्टर दिस अमेंडमेंट, मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा अमेंडमेंट, आपको कमेंट करके बताना है। आफ्टर दिस अमेंडमेंट द एंग्लो इंडियन सीट रिमूव, एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन था वो रिमूव कर दिया गया। तो अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी, ऑप्शन में 550 रहेगा, 552 रहेगा, तो 552 ही आंसर करेगा। ठीक है, ओके, इस बात ध्यान रखिए कि पूछने वाला थोड़ा सा आपको घुमा रहा है, तो इस बात ध्यान रखिए। आर्टिकल नंबर 334 इस चीज की बात करता है। ठीक है, डिटेल से पढ़ाएंगे कभी आप लोगों को। सवाल नंबर 15 कहता है कि द प्रेसिडेंट क्या है, एक पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट होता है ना। ओके, लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट कभी पार्लियामेंट में बैठता नहीं है, इस बात ध्यान रखिएगा। एक पार्ट है, प्रेसिडेंट एक पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठता नहीं है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। आपके पास संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के 2 हाउस होते हैं, कौन, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अंग पूछेगा तो 3, और हाउस पूछेगा, घर पूछेगा, सदन तो 2। ये पूरे प्रेसिडेंट के आर्टिकल है, अभी मैंने बताया पूरे प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में। ओके, तो आपको याद रखना जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। सवाल नंबर 16 की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 40 डीपीएसपी में सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर। ओके, ये पूरा डीपीएसपी आपके सामने है, ये पूरा माइंड मैप देख सकते हैं, इसमें पूरा आपके आर्टिकल्स हैं। जो हमको फंड आपके डीपीएसपी को हम लोगों ने आयरलैंड से लिया, आपको पता होना चाहिए। और डीपीएसपी देख सकते हैं कि 3-4 भाग में बटा है, जैसे गांधीयन। ठीक है, कुछ आर्टिकल को गांधीयन बोला गया है, कुछ आर्टिकल को सोशलिस्ट बोला गया, कुछ आर्टिकल्स को लिबरल इंटेलेक्चुअल बोला गया। ठीक है,
तो ये देख सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीजें लिखा है। वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखिए। आर्टिकल नंबर 339 का सॉरी आर्टिकल नंबर 39 का है निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, सवाल इस पे आता है। ओके, आर्टिकल नंबर 43 का है, ये भी बहुत सवाल महत्वपूर्ण, इससे भी सवाल पूछा गया है, बीपीएससी नहीं पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 48 बीपीएससी नहीं पूछा है, जो मैं बोल रहा हूँ ये आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 51, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ओके, आर्टिकल नंबर 40 तो अभी आप लोगों ने डिस्कस किया, अभी जस्ट आप लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो ये सारे सवाल, ये जो सारे सवाल आप देख रहे हैं, ये सारे जो आर्टिकल्स देख रहे हैं, वो आपको याद होने चाहिए एनी हाउ, कैसे भी करके। कम से कम मैं आपको बोल रहा हूँ, कम से कम आर्टिकल नंबर प्रेसिडेंट तक के कम से कम तो सारे आर्टिकल्स याद होने ही चाहिए। और मैं आपको याद भी करवाया हूं आपको पॉलिटी वाले क्लासेस में इजिली तरीके से। चलेंगे सवाल नंबर 17 की ओर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है, और उन्होंने रिपोर्ट कब पेश किया था, ये पूछा गया, रिपोर्ट कब पेश किया। ये तो सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य संबंध के लिए इसका गठन किया गया था। केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए थी, इसने रिपोर्ट पेश जो अपना किया था वो 1988 में 1988 में इसने रिपोर्ट पेश किया था। इसका गठन 1983 में हुआ जस्टिस आर एस सकारिया की अध्यक्षता में, और इसने बहुत स्टडी किया, इन्फॉर्मेशन को देखा, डिस्कशन किया, और अपना 1600 पेज का रिपोर्ट पेश किया था 1988 में, ठीक है। 243 रिकमेंडेशन था किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होना चाहिए। बोला गवर्नर का जो फिक्स कर दो 5 साल के लिए इनके कार्यकाल को, ठीक है। ये सारी चीजें कुछ माना गया, कुछ नहीं माना गया। तो ये आप देख सकते हैं सरकारिया कमीशन का ये है। और कुछ ऐसे कमीशन है जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके, जो मैं सब देखिए मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था में बता दिया कौन कौन से कमीशन थे। ओके, थोड़ा पानी पी लूं। आज का क्लास काफी लंबा हो चुका है। देखिए एमएम पुंची कमीशन 2007 में आया था। आनंदपुर साहिब कमीशन रेजुलेशन 1973 में आया था अकाली दल के द्वारा। राजा मन्नार कमेटी तमिलनाडु द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा 1969 में। सारे स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशंस को लेकर कमेटीज हैं, सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है, कौन किसके लिए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन का काम भैया कि जितना भी पैसा, जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा उसको बांटने का काम करती है सेंटर और स्टेट के बीच में। सबसे मेन काम इसका ये, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं। तो ये फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर 280 के अंदर वर्णन करते हैं। ओके, अभी कौन है, एनके सिंह है फाइनेंस कमीशन। तो अभी फाइनेंस कमीशन अपना रिकमेंडेशन देते, तो अभी 15वां फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आया, और 15वां फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन ने बोला कि अगर 100 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वसूलती है, मीन की जमा करती है, तो उसमें से 41 रुपया स्टेट को बटेगा, मीन सारे स्टेट के बीच में बटेगा, और 49 रुपया स्टेट सेंटर अपने पास रखेगा। ये पहले वाला 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में कितना था, 42 था। तो 1 रुपया कम क्यों कर दिया, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है, तो वो सेंटर के अंदर में आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 41% ये डिविजिबल पूल है फॉर द स्टेट। अब इसके अंदर भी अब 41% भी बटेगा ना सारे राज्यों में, 28 राज्यों में बटेगा, तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया रहता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये तो वर्टिकल हम लोगों ने बांट दिया, ओके, वर्टिकल हम लोगों ने बांट दिया, 41% मिलेगा राज्यों को, पूरा 41 में सबको 28 राज्यों को बांटना। अब उसमें से भी सबको मिलेगा उसके जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके लिए वेटेज है, देख सकते हैं। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसका, इनकम लेवल उस स्टेट का क्या, जिसका इनकम लेवल कम रहेगा उसका इनकम लेवल को बढ़ाने के लिए पैसा देंगे सरकार, ठीक है, पॉपुलेशन के एरिया पे, एरिया के आधार पे, ठीक है। और सबसे कम किसको मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग गोवा को ही मिलेगा। गोवा में इनकम लेवल भी ज्यादा है, गोवा में पॉपुलेशन भी कम है, दोनों चीज, इसलिए गोवा को सबसे कम मिलेगा। ओके, 0.3% समथिंग मिलेगा, मींस कि इसके 41 में, ठीक है। अगर 100 रुपया ऊपर से चलेगा, स्टेट अगर 100 रुपया बांटती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को 10% मिल जाएगा, नहीं, बिहार को इस 41 रुपए में से 10% मिलेगा, तो बिहार को 4.12% मिलता है डिविजुअल पूल में से हिस्सा, ठीक है। उसी तरह से 41 का 17% मिलेगा यूपी को, ठीक है। 100 का नहीं, 100 में से तो 49 तो किसने रख लिया, स्टेट ने रख लिया। मतलब कहने का मतलब कि आपका सॉरी 59 नॉट 49, मैं बार 49 लिख रहा हूँ, बार ध्यान दीजिएगा, 59, ठीक है। 100 में से 49 तो 59 तो आपका सेंटर ने रख लिया। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और वर्टिकल डिवोल्यूशन, ये हो गया। ओके, ये देख सकते हैं कि और इसने बहुत तरह तरह के रिकमेंडेशन दिया था। उसने बोला कि फिजिकल डिफिसिट जो होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है,
वो बोला कि 4% 2021-22 के लिए राज्यों को रखना है फिजिकल डिफिसिट, मतलब कि जो राज्य हैं अपने राजकोषीय घाटा को 4% के अंदर रखेंगे 2021-22 के बजट अगर बनाएंगे तो। अब तो बजट कौन सा आएगा, 2022 वाला 23 वाला बजट आएगा, तो इसमें जो फिजिकल डिफिसिट है वो 3.5% ही हर राज्य को मेंटेन करके रखना है। जैसे कि पिछला बार बिहार ने बजट कितना रखा था, कितना फिजिकल डिफिसिट रखा था, 2.97% ऑफ जीएसडीपी रखा था ना बिहार ने। इतना डिटेल में आपको कहाँ मिलेगा चीजें पढ़ने के लिए। तो ये हमारा हो गया। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 19 की ओर। अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करेगा, अटॉर्नी जनरल हो, यूपीएससी के चेयरमैन हो, सीएजी हो, ये सबको अपॉइंट करेगा भैया आपके प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा ऑफिसर है, सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, सबसे बड़ा वो लॉ ऑफिसर, सबसे बड़ा वकील है, भारत का सबसे बड़ा वकील है, भारत सरकार का वकील है। और वो संसद का सदस्य ना होते हुए सारे संसद के सेशन में भाग ले सकता है, ओके, और उसको बोलने का भी अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है अटॉर्नी जनरल को। उसी तरह से एडवोकेट जनरल को भी, जो आर्टिकल नंबर 165 में एडवोकेट जनरल है, वो भी स्टेट के सारे असेंबली, जो स्टेट के असेंबली में भाग ले सकता है, ओके, और सारे स्टेट के सारे जो कोर्ट है उसमें वो जाके केस लड़ सकता है, एंड लेकिन स्टेट असेंबली में वो वोट नहीं दे सकता, बोल सकता है नहीं। आप देख सकते हैं एजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, और वो किसको बनाएगा, किसको अटॉर्नी जनरल बनाएगा, वैसे आदमी को जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्षमता रखता हो, सॉरी क्षमता नोट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन रखता हो। जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन क्या है, वैसा आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा जो कोई हाई कोर्ट में 5 साल तक काम किया है, ठीक है, 2-3 हाई कोर्ट मिला के 5 साल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, या कोई हाई कोर्ट में 10 साल तक वो एज ए एडवोकेट रहा है, मींस कि एज ए वकील के रूप में। यहां तो 10 साल तक, 5 साल तक जज रहा है हाई कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। 5 साल तक, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया, एडवोकेट और जज में बहुत अंतर है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कभी। तो ये हो गया, या वो प्रेसिडेंट की नजर में एक अच्छा न्याय, सॉरी इमिनेंट जूरिस्ट हो, मीन्स कहने का मतलब कि वो उसके पास न्याय करने की शक्ति हो, मीन्स कि वैसा आदमी हो सकता है वो ऐसा पूरा लॉ पढ़ा हो, भले वो वकील ना हो लेकिन बहुत लॉ पढ़ा हो, प्रेसिडेंट को लगा नहीं ये तो न्याय देने में हो सकता, तो उसको ही एजी बना सकता है, ठीक है। ये हुआ, इसका टर्म नहीं फिक्स है संविधान में कि 5 साल रहेगा 2 साल रहेगा, कभी भी हटा सकता है जब भी प्रेसिडेंट को लगे, ठीक है। उसका पेमेंट वेमेंट सब प्रेसिडेंट ही देंगे, फिक्स करेंगे जितना भी करना है। सवाल नंबर 20 को चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। अभी मैंने बताया था अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत की बात किया था, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा पूरा। न्याय काउंसिल जो है वो अशोक मेहता कमेटी ने 1997 में ये बात किया था, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी मैंने बता ही दिया क्या है, जीके राव कमेटी मैंने बता दिया। देखिए जीके राव कमेटी जो है वो क्या है आपका, मैंने बताया ना BAG और L, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता 77, 87, ये हमारा सॉरी 57, 77, ये 85, 86, LM सिंह भी। तो जीके राव कमेटी जो है वो रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए उसका निर्माण किया गया था, ठीक है, गांवों में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। सवाल नंबर 21 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन सा फंक्शन है जो मुझसे संबंधित नहीं है। देखिए पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारे जो है ना पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सारे आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आएगा, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना वो आपके स्थानीय स्वशासन का हिस्सा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो स्थानीय स्वशासन का हिस्सा नहीं है बल्कि वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ना कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सा चीज है ये आप देख सकते हैं। संविधान सवाल नंबर 21 की बात करें, 22 के बाद द सिस्टम ऑफ पंचायती राज किस में मेंशन है। देखिए पंचायती राज की बात कर रहा है तो पंचायती राज जाहिर सी बात है कि स्टेट के अंदर में आएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर में आएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है। पहले अलग अलग था लेकिन अब ये है, मतलब अपडेट डाटा है, ठीक है, इतने सब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि 7वां जो अनुसूची है, ठीक है, वो आपके पावर को बांटता है, लोकेशंस ऑफ पावर को बांटता है राज्य और केंद्र के बीच में, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए संविधान का संशोधन 42वां हुआ 1976 में और उसने कुछ 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको स्टेट लिस्ट से मींस की राज्य सूची से मतलब
समवर्ती सूची में डाल दिया, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कौन कौन? शिक्षा को हटा दिया, फॉरेस्ट को, बेटर एंड मेजर्स को डाल दिया, ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ। देखिए अभी एक मैं सवाल मैंने यहाँ पे इसको क्यों लगाया, मेरा मन था कि मैं बस पेज को भर दूं, नहीं, क्योंकि ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है। तो अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो उसमें जब सवाल आएगा तो आप आंसर दे पाएंगे, और इस सवाल को रिपीट भी कर सकता है। पूछा था कि इनमें से किसको 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया था, किन किन को, ठीक है। तो ये पांचों सब्जेक्ट को याद रखना है, शिक्षा, वन, वेट एंड मतलब मापतौल, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल इन द वर्ल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। सवाल नंबर 23, 50% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में कहां कहां स्टेट में दिया गया? तो देखिए जितने भी स्टेट है ना, चारों स्टेट में दिया गया, ठीक है। 20 ऐसे स्टेट है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का 50% आरक्षण है, क्योंकि आर्टिकल 243 का डी कहता है, आर्टिकल 243 का डी का क्लॉज 3 कहता है कि संविधान को देखिए लिख रहा है कि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में भाग लिया, मतलब कहने का मतलब एक आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। कम से कम 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो उसमें से कुछ है जो कि 50% आरक्षण देते हैं, जैसे 20 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण दिया है, और आगे जाके सारे राज्य आरक्षण देंगे ही, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 24, मनी बिल को केवल हम लोग लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। बहुत मैंने 75 बार डिस्कस किया कि मनी बिल को ओनली प्रेजेंट इन द लोकसभा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, राज्यसभा में मनी बिल जाएगा, बट राज्यसभा को मनी बिल पे साइन करना ही पड़ेगा, नहीं करा तो 14 दिन तक अगर रख लेता है मनी बिल को तो ऑटोमेटिक साइन माना जाएगा, ऑटोमेटिक अप्रूवल माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मनी बिल को केवल ओनली इन लोकसभा में पास कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंट्रोड्यूस लोकसभा में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल के बारे में बात करता है। हम चलेंगे सवाल नंबर 25 की ओर। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रकृति कैसे? भारतीय संविधान जो है फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, मींस एक प्राकृतिक में एक संघात्मक है, लेकिन एक भावनाओं में अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का तो वो एकात्मक लक्षण की बात करता है, ओके, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ओके, सेंटर भी हर चीज में सुपेरियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फेडरल फ्यूचर कौन कौन है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सवाल पूछेगा एग्जाम में, पूछा भी है, कौन कौन से आपके संघात्मक लक्षण है, कौन कौन से आपको आपके एकात्मक लक्षण है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 26 की ओर। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा? सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, कुछ भी नहीं। सवाल नंबर 27 की ओर चलेंगे। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाएंगे, ओके। और पदेन सभापति हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राज्यसभा का एक सदस्य है, नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो वोट जब ही करेंगे अगर कोई, जब वोट इक्वल हो जाएगा ना, अगर राज्यसभा के अंदर कुछ ऐसे कुछ मैटर पे, तब वो वोट करते हैं इक्वलिटी में। ऐसा नहीं कि वो वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं, जब भी इक्वल हो जाएगा कोई भी वोट, तब वहां पर इन उस टाई की स्थिति में वोट करते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसे जिस तरह से तरीका हटाने का है, जैसे देखिए अब आर्टिकल 63 क्या कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 कहता है जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो वो पदेन सभापति बन जाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का। 66 कहता है कि राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में बात करता है, ओके। अब कहता है कि मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन, देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस की लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इनके सारे जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के शासित जो उनके जो विधानसभा है, उन सारे के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। और ये हटाने में केवल आपके स्टेट लेजिस्लेचर, हटाने में केवल ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट के सारे मेंबर जिन्होंने वोट नहीं भी दिया था मतलब चुनने में, वो भी हटाने में भाग लेते हैं। मींस कि स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को छोड़ के सारे लोग इसको हटाने में भाग लेते हैं राष्ट्रपति वाला में, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये सब काम नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट में क्या है? केवल पार्लियामेंट के सारे लोग भाग, जो इसको हटाने में भाग ले रहे हैं, तो पार्लियामेंट के सारे लोग इनको चुन सकते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सारे लोग वोट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है। इसे मैंने लिखा मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट का कोई भी इसमें यहाँ पे मतलब ये नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 28 कहता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के प्रति होंगे, ठीक है।
कैपिटल ऑफ द चीफ बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट की बात कर लें तो उसके वो मेन हेड है, तो लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायित्व होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आर्टिकल 75 इस बात को कहता है कि कलेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल। और अगर एक जहाज है, जहाज का कैप्टन कौन है, पीएम है, तो वो पूरे जहाज के प्रति उत्तरदायित्व है, मीन्स की पूरे लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 29, क्या एज होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का? तो एमपी बनना है अगर आपको, तो सबसे कम में कि 25 वर्ष के रहेंगे तो आप लोकसभा के एमपी बन सकते हैं, और 30 वर्ष हैं तो आप राज्यसभा के एमपी बन सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे मिनिमम पूछा था 25 साल इज द राइट आंसर। चलेंगे सवाल नंबर 30 की ओर। सवाल नंबर 30 कहता है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या है? तो 65 साल। हाई कोर्ट रहेगा तो 62 साल, खत्म। तो 65 साल इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हु इज द हाईएस्ट सिविल ऑफिसर? अभी मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल ऑफिसर की बात कर रहा है। ठीक है, लॉ ऑफिसर नहीं, सिविल ऑफिसर की बात कर रहा है। तो सबसे हाईएस्ट में कौन है आपके कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं ना, वो सबसे टॉप सिविल पोस्ट है, सबसे टॉप। आईएएस जाके बनते हैं, लेकिन सबसे टॉप अगर कोई अधिकारी है, सिविल ऑफिसर है, तो वो है कैबिनेट का सेक्रेटरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 11th रैंक पे वो आते हैं। किस रैंक पे आते हैं? यूपीएससी का चेयरमैन के यहाँ पे आया था 9 के ए में। ठीक है, तो 9 के में यूपीएससी का चेयरमैन आया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आया था। ओके, और 11वां नंबर पे कौन आता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। देख सकते हैं, तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। यहाँ तक समझ में आ गया। हम चलेंगे सवाल नंबर 32 की ओर। Which of the following is listed among the directive principle of state policy? मीन्स पार्ट 4 में आपके जो डीपीएसपी हैं उसमें इसमें कौन कौन शामिल है? इक्वल पे फॉर इक्वल बर्थ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44, स्मॉल फैमिली, ये दोनों नहीं, तो 1 और 2 केवल शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में है। ओके, अब देखिए आर्टिकल 36 से 51 की ये बात करता है। अभी मैंने डीपीएसपी पूरा मैंने बता दिया, तो वहां से आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा ये सवाल। वैसे भी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 30 का था वोट एंड अकाउंट क्या होता है। देखिए बजट पेश होगा, बजट पेश होता है, उसके बाद बजट पास होने में टाइम लगता है ना। डिमांड फॉर ग्रांट होता है, डिमांड होगा, ग्रांट होगा, उस पर वोटिंग होगा, इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उस पर बहस होगा, कटेगा छटेगा। ठीक है, टोकन कट मोशन, ये सारे मोशंस आते हैं। लेकिन तब तक के कैसे खर्चा चलेगा ना, क्योंकि भाई जैसे 1 फरवरी को ये आपका बजट पेश हो जाता है, तो यहाँ से लेके फिर जो आगे आने वाले टाइम पीरियड में थोड़े से समय के लिए पैसा तो चाहिए ना कुछ, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट को पेश किया था। वोट ऑन अकाउंट ये पास हो जाता है। इसमें कुछ आपके पैसे होते हैं जो एक्सपेंसेस के लिए, मीन्स कि एक फंड होता है जो पेंडिंग पासिंग ऑफ द बजट। ठीक है, कि बजट को पास होने से मतलब जब तक बजट पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाए उस तक के काम चलाने के लिए कोई भी चीजें हैं, तो उसके लिए अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग पासिंग ऑफ द बजट, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वोट एंड अकाउंट का यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 16 में इस चीज की चर्चा करता है। ओके, एडवांस सेंट्रल गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स के लिए होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब भी पैसा निकालना हो तो आपको एप्रोप्रिएशन बिल रखना पड़ेगा, फिर एप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा तभी पैसा निकलता है। आपको मैंने बताया था ये सारा चीज़। तो इस चीज़ के लिए आपको बजट वाला वीडियो देखिए जाके मेरा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। संविधान दिवस कब मनाया था? संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया था। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, 35 नंबर सवाल कहता है कि कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिसर है इंडिया का जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग लेता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता? अभी तो मैंने बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग 35 सवाल ही करेंगे, कल के वीडियोज में और सवालों को डिस्कस करेंगे। 3 वीडियोज में कैसे भी करें कवर। आज थोड़ा डिटेल हम लोगों ने किया, बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोगों ने किया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को ही तो मिला। चलिए तो मिलेंगे कल के वीडियो में। कल का वीडियो हमारा फिर से होगा, पॉलिटी का होगा, पार्ट 2 होगा। ओके, और बजट भी आपको मिल जाएगा इस सैटरडे संडे में, आपको बजट मिल जाएगा, पूरा बजट का वीडियो। ठीक है, इस बार क्योंकि बजट का पूरा रेडी है, बस रिकॉर्ड करना मुझे रह गया। ओके, तो इसको मैं जल्दी से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा बजट का वीडियो। डोंट वरी इस चीज़ के लिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।